सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो आज से हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज से हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पहले जो भी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता है, कैसे होता है पौधों में। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन कैसे होता है। जीवों में जनन कैसे होता है पहले चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 2 है। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि मानव अपने जैसी संतान को कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे उत्पन्न करता है। फाइनली इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ताकि सारी चीज़ें हमें एक एक करके समझ में आती रहे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है इस चैप्टर में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब हमने जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, 2 में पढ़ रखा है, और वही जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, तो डिफिनीशन वही रहेगी चाहे चैप्टर नंबर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, मतलब चाहे जीवों में जनन की बात करें, चाहे मानव में जनन की बात करें, चाहे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन वही होगी, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो मानव है वो जो जनन कर रहा है वो किस टाइप का जनन है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक इसी पर फोकस किया गया है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 की पहली लाइन पर ही लिखा है कि जो मानव है वो लैंगिक प्रकार का जनन करता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन जो है वो एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, मानव जनन जो है वो लैंगिक जनन है। ठीक है, मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोग समझ चुके हैं, पहले चैप्टर में और चैप्टर नंबर 2 में भी समझ चुके हैं। ठीक है, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें 3 इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक प्री इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो निषेचन के पहले की घटना, निषेचन की घटना और निषेचन के बाद की घटना। फाइनली हम लोग 3 इवेंट्स पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जो पहला इवेंट्स है वो प्री इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले की घटना है। और इस घटना में क्या होता है हम जानते हैं कि इस घटना में 2 घटनाएं सम्मिलित होती हैं, एक गैमेटोजेनेसिस, दूसरा गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, पहला जो इवेंट्स है उसमें 2 इवेंट्स कंप्लीटली होते हैं। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, नंबर 2 गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है, मैंने कहा था फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, यहाँ पे होता है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एम्फीमिक्सिस जो ही कंप्लीट होता है उधर फर्टिलाइजेशन इवेंट समाप्त हो जाती है और पोस्ट इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हमने कहा था कि निषेचन के बाद की घटनाओं में भी 2 ही घटनाएं सम्मिलित हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एक जाइगोट का निर्माण होता है और जो दूसरी प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भव या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का जनरेशन होना। ठीक है, एम्ब्रियो से नए जीव का डेवलपमेंट होना, वो होता है पोस्ट इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, अब याद रखिएगा जो मानव है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो मानव है वो विविपेरस है। ठीक है, विविपेरस का मतलब होता है, विविपेरस का मतलब होता है जरायुज। ठीक है, जरायुज का मतलब वह जीव जो अपने समान संतान को उत्पन्न करता हो, बच्चे को उत्पन्न करता हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे विविपेरस एनिमल या फिर विविपेरी बोलेंगे प्रोसेस को। ठीक है, जरायुज बोलेंगे। ठीक, तो इस टॉपिक पर आप लोगों को हमें बात करना है, हमें आपको एक कम्युनिकेशन बना करके इस टॉपिक पर बात करना है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जो ह्यूमन है वो चाइल्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जब करेगा तो चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बच्चा उत्पन्न करेगा। ठीक, तो
इस तरीके से जो मानव है वो विविपेरस एनिमल है, ठीक है। विविपेरस का मतलब, अब पूछेंगे सर विविपेरस क्या होता है? वे जंतु जो अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हो उन्हें हम लोग बोलेंगे विविपेरस एनिमल, ठीक है। अब प्रश्न उठता है सर कोई ऐसे भी जीव हैं जो कि अपने जैसे समान जंतुओं को या फिर बच्चों को उत्पन्न नहीं करते हैं? तो यस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो कि बच्चे को जन्म नहीं देते, वो अंडों को जन्म देते हैं, तब हम उन्हें अंडयुज कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं उन्हें, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में बहुत कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना एनसीईआरटी ने मेंशन किया है उस पूरे के पूरे टॉपिक को हम एक एक लाइन करके चलेंगे आगे, ठीक। लेकिन इस चैप्टर में कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, तो जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे उनको हम एनसीईआरटी से लगाएंगे, लेकिन जो कभी कदार बाहर से आ जाते हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट्स होते हैं समझने की कोशिश करें। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहां पे आपको गैमेट की जरूरत होगी। गैमेट की जरूरत होगी मतलब गैमेटोजेनेसिस होगा। अब गैमेट दो टाइप का होगा, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है उसे हम लोग स्पर्म बोलेंगे ह्यूमन के केस में, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट है उसे हम लोग बोलेंगे ओवम या फिर एग सेल बोलेंगे, या फिर हाँ ठीक है, तो ओवम बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे फीमेल गैमेट को, मेल गैमेट को स्पर्म बोलेंगे। अब जो गैमेटोजेनेसिस होगी वो स्पर्म एंड ओवम के आधार पे दो टाइप की होगी, ठीक है। स्पर्म के आधार पर एक होगी और एक ओवम के आधार पर होगी। तो जिस प्रोसेस द्वारा स्पर्म बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई नर युग्मक जनन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक जनन को मानव के केस में या फिर जंतु के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और फीमेल के केस में ओवम बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं, उसमें ओवम बनता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, oogenesis कहाँ होता है? तो अभी रट्टा मार लीजिए, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ कैसे होता है, oogenesis कहाँ कैसे होता है, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है और वो मेल में होता है, मेल में इसका नाम टेस्टिस है, ठीक है। लेकिन जो oogenesis है वो फीमेल के केस में होता है, ओवरी में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये फीमेल में, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। अब गैमेटोजेनेसिस हो गई मतलब युग्मक बन गए, ठीक है। अब युग्मक जब बन गए तो क्या हुआ कि युग्मक एक दूसरे के पास आएंगे। युग्मक जब एक दूसरे से पास आएंगे तो बोलेंगे गैमेट ट्रांसफर, और जब एक दूसरे के पास युग्मक आ गए तो यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट में लगातार डिवीजन होगा, क्लीवेज होगा, विगलन होगा, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे बहुत सारे विशेष कोशिकाओं का निर्माण होगा, और उन विशेष कोशिकाओं से नए पूरे जीव के बॉडी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हमें इस चैप्टर में कवर करना है। अब देखिए आगे जो लेक्चर आया, आगे जो ऐड किया है मैंने लेक्चर, वो पुराना लेक्चर है, ठीक है, लेकिन उसका जो भी कंटेंट है वो एकदम बराबर है, कहीं से कुछ कम नहीं है, वो एकदम फिट है, इसलिए हम उसी लेक्चर को फिर से देखते हैं। उसके बाद अगला लेक्चर जो होगा उसे मैं नया रिकॉर्ड करूंगा और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर जो आगे आने वाला लेक्चर है अगर वो सही तरीके से समझ में नहीं आता है, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रिप्रोडक्शन। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखने से पहले ये देखें कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मानव जनन है वो एक प्रकार का लैंगिक जनन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, अब आप सबको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की ज़रूरत होती है, भाई युग्मकों की ज़रूरत होती है। जो युग्मक होता है ये दो टाइप का होता है, एक मेल
गैमीट और एक फीमेल गैमीट। भाई जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीट के जनरेशन में होता है। तो गैमीट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवम, या इसे हम लोग बोलते हैं एग, या इसे हम लोग बोलते हैं oocyte। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को एग, ओवम या oocyte बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे युग्मक के बनने की प्रक्रिया को या गैमीट के बनने की प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, गैमीट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब जो मेल गैमीट है इसके बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे नर युग्मक जनन या मेल गैमेटोजेनेसिस। इसमें स्पर्म बनता है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन जो ओवम बनता है या एग सेल बनता है या oocyte बनता है, इसकी बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं oogenesis बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो गैमीट बन रहा है ये मेल के केस में अलग बनेगा, फीमेल के केस में अलग बनेगा। जो मेल के केस में बनता है वो बनता है टेस्टिस में, और फीमेल के केस में बनता है ओवरी में। भाई मेल के केस में दो टेस्टिस होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फीमेल के केस में दो ओवरीज होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसे हम लोग प्राथमिक जनन अंग बोलते हैं, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसे हम लोग द्वितीयक जनन अंग बोलते हैं। इसे हम लोग एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। अभी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये मेल के अंदर पाया जाता है टेस्टिस। भाई मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसे फर्दर दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर है आपका डक्ट सिस्टम, और दूसरा जो है वो है एसेसरी ग्लैंड। कुछ एसेसरी ग्लैंड होता है। जो डक्ट सिस्टम है वहां पर बहुत सारा है, अभी डक्टा मानिए। नंबर 1 है आपका एपिडिडाइमिस। नंबर 1 है एपिडिडाइमिस, और नंबर 2 जो है वो है आपका वासा डिफरेंशिया,
वासा डिफरेंशिया। और नंबर 3 जो है वो है आपका इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट, इसे हम लोग स्खलन नलिका बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। और नंबर जो 4 है इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और जो नंबर 5 आता है वो है आपका पेनिस, आपका नहीं किसी और का भाई, ठीक है, पेनिस। अब देखिए यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड जो है वो, एसेसरी ग्लैंड जो है वो 3 टाइप का है। एक है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। और जो अगला है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो नंबर 3 है वो है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। चलिए नंबरिंग देखते हैं इसका। जो सेमिनल वेसिकल है इसकी संख्या 2 होती है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अनपेयर्ड है, 1 संख्या इसकी। और जो काउपर्स ग्लैंड है ये भी पेयर्ड है, इसकी भी 2 संख्या होती है। इस तरीके से आपने देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और नंबर 2 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को लोग एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो मेल के अंदर टेस्टिस होता है, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है या एसेसरी सेक्स ऑर्गन है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 डक्ट सिस्टम और नंबर 2 एसेसरी ग्लैंड। जो डक्ट सिस्टम होता है उसमें एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और पेनिस आता है। यहाँ पे जो एसेसरी ग्लैंड है ये 3 टाइप का है। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय से बोलते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसकी संख्या 1 होती है। काउपर्स ग्लैंड, इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम टेस्टिस की, कि व्हाट इज द टेस्टिस और कहाँ पे ये होता है, लोकेशंस का, कहाँ पे ये लोकेटेड होता है। ये देखिए टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड होता है। टेस्टिस टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में लोकेटेड होता है, स्क्रोटम में स्थित होता है, स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम है ये बॉडी के बाहर स्थित है, तो सबसे पहले हम स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखें, फिर इसके बाद इसके अंदर जो मटेरियल है अर्थात टेस्टिस उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्क्रोटम क्या है, लुक एट दिस। ये रहा स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम है ये शरीर के बाहर एक थैली जैसी रचना होती है और लटका हुआ पाया जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम, स्क्रोटम जो होता है वो दोनों जांघों के बीच में लटकी हुई एक थैली जैसी रचना होती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। हैंगिंग बिटवीन द 2 थाइज, दोनों जांघों के बीच में हैंग की हुई एक थैली जैसी रचना होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम देखिए क्या होता है, स्क्रोटम शरीर के बाहर स्थित होता है। इसमें सबसे बाहर की ओर, भाई अगर बात करें बाहर की तो शरीर के बाहर ये इसलिए स्थित होता है क्योंकि इसके अंदर स्थित होता है हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस में बनता है स्पर्म, टेस्टिस में बनता है स्पर्म। और स्पर्म बनने के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। स्पर्म बनने के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम की जरूरत पड़ती है, इसलिए बॉडी से बाहर स्थित होता है स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। जब स्क्रोटम शरीर के बाहर होता है तो जो शुक्राणु होते हैं
वो टेस्टिस में बनते हैं और शरीर के अधिक ताप से बचे रहते हैं, इसलिए स्क्रोटम बाहर स्थित होता है। अब स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्क्रोटम में सबसे बाहर की ओर एक लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्किन। सबसे बाहर की ओर एक लेयर है जो कि काफी ढीली ढाली होती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्किन। और स्किन में छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। स्किन में छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ये इस तरीके से हेयर्स पाए जाते हैं। अब स्किन के अंदर एक लेयर होता है, एक मोटा लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल्स। इसे हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल्स। ये देखिए हमने बनाया डार्टोज मसल्स। इसे हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल्स। अब ये जो डार्टोज मसल्स है इसके अंदर भी एक लेयर है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स। ये इसे हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टर मसल्स। ये देखिए, ये जो डार्टोज मसल्स है इसका फंक्शन क्या है? इसका दो काम है, ठंडी के सीजन में अलग काम है और गर्मी के सीजन में अलग काम है। ये जो डार्टोज मसल्स होता है ये ठंडी के सीजन में जब बाहर का टेम्परेचर, जब वायुमंडल का टेम्परेचर काफी कम होता है, अर्थात ठंडी के समय में क्या करता है, डार्टोज मसल्स स्क्रोटम को सिकोड़कर उदर गुहा से या एब्डोमेन से सटा देता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर की कमी होती है वो बॉडी में कनेक्ट होने से मिल जाती है स्क्रोटम को और स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। लेकिन गर्मी के सीजन में क्या होता है कि जब गर्मी के सीजन में टेम्परेचर बाहर का काफी ज्यादा होता है लेकिन बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और ज्यादा होता है, इसलिए डार्टोज मसल्स क्या करता है, स्क्रोटम को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण स्क्रोटम ढीला ढाला हो जाता है और काफी लंबा हो जाता है, नीचे की ओर लटक जाता है, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर की जो अधिकता होती है वो पर्याप्त हो पाती है या टेम्परेचर संतुलित हो पाता है। तो गर्मी के सीजन में इसका काम अलग होता है और ठंडे के सीजन में इसका काम अलग होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक स्क्रोटम है लेकिन आपको पता है कि दो टेस्टिस हैं, अलग अलग रहना है। भाई मान लीजिए कि कोई कमरा है, कमरे में एक कमरे में दो भाइयों को रहना है, तो क्या करेंगे भाई, एक कमरे में दीवार को उठा देंगे बीच में, जिसके कारण एक कमरे से दो कमरे का निर्माण हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्क्रोटम है। अब यहाँ स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस रहना है, एक इस साइड में रहेगा और एक इस साइड में रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। और उसी तरीके से जैसे कमरे में दीवार, तो यहाँ पे एक पट होता है, स्क्रोटम के बीच में एक पट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम क्या करता है भाई, स्क्रोटम को दो भागों में डिवाइड कर देता है। अब देखिए, एक तरफ एक टेस्टिस, एक तरफ दूसरा टेस्टिस, एक तरफ एक टेस्टिस और दूसरी तरफ दूसरा टेस्टिस। लेकिन ये जो टेस्टिस है ये अंडाकार है, गोल है, इधर उधर फिसल सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए, नीचे क्रीमास्टर मसल से कनेक्ट करने के लिए एक ऊतक का विकास होता है। इस ऊतक का विकास होता है, इस ऊतक को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, या इसे हम लोग बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। इसे हम लोग बोलते हैं ग्यूबर्नाकुलम। आप देखिए, ये जो टेस्टिस महाशय है ये सेल्स का ग्रुप है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिका है तो भाई खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसके बाद जब ये कुछ ना कुछ चीज बनाएगा या अनावश्यक पदार्थ बनाएगा तो उसको भी ले जाने के लिए, लाने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये कोशिकाओं का बना हुआ अंग है, इसको भोजन चाहिए। तो भोजन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर एक रुधिर धमनी आती है, ब्लड आर्टरी आती है। इस ब्लड आर्टरी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी।
आर्टरी। आप देखिए ये खाना पानी आ गया भाई, टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा यहाँ पर आवश्यक पदार्थ आ गए, ऑक्सीजन आ गया, कोशिकाओं ने ऑक्सीजन का उपयोग किया, ऊर्जा बनाई, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। लेकिन आपको पता है कि जब श्वसन होता है तो CO2 निकलती है, कुछ अनावश्यक पदार्थ भी निकलते हैं। तो इस CO2 एवं अनावश्यक पदार्थ को ले जाने के लिए एक रुधिर वाहिनी या ये कह लीजिए एक रुधिर शिरा इस टेस्टिस से बाहर की ओर जाती है, उदर गुहा की ओर जाती है। इस शिरा को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर वेन बोलते हैं। आप देखिए इन्होंने खाना पीना खा लिया, पचा लिया, उत्सर्जन कर लिया, जिससे अनावश्यक पदार्थ बाहर चले गए। लेकिन अब आप सबको पता है भाई कि ये कोशिकाओं का समूह है, तो इसे ठंडी गर्मी का एहसास भी होना चाहिए। ठंडी गर्मी का एहसास दिलाने के लिए यहाँ पर एक न्यूरॉन सेल आती है या नर्व आती है, इसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर नर्व बोलते हैं इसे। अब देखिए ठंडी गर्मी का एहसास भी हो गया। अब भाई देखिए टेस्टिस को भोजन पानी दे दिया गया, अनावश्यक पदार्थ बना उसको भी बाहर ले जाया गया, ठंडी गर्मी का एहसास भी करा दिया गया। अब इसकी बारी है, अब टेस्टिस की बारी है। अब टेस्टिस क्या करेगा? अपना काम करेगा। टेस्टिस का काम होता है शुक्राणुओं को बनाना, तो यहाँ पे शुक्राणुओं को बनाएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा और जो शुक्राणु बनेंगे उसको बाहर ले जाने के लिए एक नली यहाँ पर निकलती है, इसे हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। ये यहाँ पे देखिए वासा डिफरेंशिया। अब ये इतनी सारी नसें मिल करके, नदियाँ, आर्टरी, वेन, नर्व मिल करके एक काफ़ी मोटी रचना बनाते हैं। इन सबको मिला करके एक काफ़ी मोटी रचना बनती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इधर भी यही सारी चीजें होंगी, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, नर्व, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया है। इस तरीके से ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी आपको हम बता दें कि ये जो होता है यहाँ पर एक काफ़ी यहाँ पे चौड़ा या मोटा या ये कह लीजिए खाली भाग होता है, जहाँ से ये नर्व या ये स्पर्मेटिक कॉर्ड उदर गुहा में जाती है। जब बच्चे का विकास होता है लगभग 7वें महीने में, हाँ 7वें महीने के खत्म होते होते तक टेस्टिस एब्डोमेन में बनकर, उदर भाग में बनकर स्क्रोटम में खिसक जाते हैं कुछ हार्मोन के प्रभाव से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाते हैं तो उसके कुछ समय बाद यहाँ पर ये जो रास्ता होता है, इस रास्ता को बंद कर दिया जाता है। चलिए सॉरी भाई, एक नाम बताना भूल गए। इस रास्ते को हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। यहाँ पर एक नहर या नाला या रास्ता होता है काफी चौड़ा, जिसे हम लोग इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। 7वें महीने के बाद जब ये इंग्विनल कैनाल बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं होती भाई, सारा मटेरियल अपनी अपनी जगह होता है। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप क्या होता है कि ये जो रास्ता होता है, ये जो नहर होता है या ये जो इंग्विनल कैनाल होता है, ये बंद नहीं हो पाता, ये बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होगा भाई, यहाँ पर माल मटेरियल होता है वो इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर प्रेस कर जाता है, तो यहाँ पर एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। ठीक है, ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है।